क्लास 10th भारतीय भवन बायोलॉजी का चैप्टर नंबर है तीसरा, परिवहन ट्रांसपोर्ट। आइए इस चैप्टर के सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न हल करते हैं। देखिए पहला सवाल है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में कि जीवों के शरीर में पदार्थों के स्थानांतरण के लिए विकसित तंत्र को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम, जीवों के शरीर में पदार्थों के परिवहन या स्थानांतरण के लिए जो तंत्र विकसित तंत्र होते हैं उसे हम परिवहन तंत्र कहते हैं। बिल्कुल आसान है, ये आपकी परिभाषा हो जाती है, यानी इसका आंसर हो गया ये। देखिए अगला सवाल क्या है दूसरा, संवहन ऊतक किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हम करेंगे, जटिल बहुकोशिकीय पौधे में जल एवं खाद्य पदार्थों के परिवहन हेतु विशिष्ट ऊतक पाए जाते हैं, खास ऊतक पाए जाते हैं जिन्हें संवहन ऊतक बोलते हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम। ये भी आपको लिख लेने हैं, ये आपका आंसर हो गया। देखिए अगला सवाल है तीसरा, चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। देखिए यहाँ पे नज़र डालिए, फ्लोएम या संवहन मंडल का दूसरा जटिल ऊतक है तथा इसमें पाई जाने वाली चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो फ्लोएम ऊतक में पाई जाती हैं। समझ में आ गया। देखिए चौथा सवाल है, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। सर्जन जो है ये पौधे द्वारा की जाती है। हम लिखेंगे, पौधे के वायवीय भागों से जल का रंध्रों यानी स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ठीक, जिसमें प्लांट अपने पत्तियों के छोटे छोटे छिद्र होते हैं वहाँ का जल का रिसाव करते हैं, यानी बाहर उसे निष्कासित कर देते हैं स्टोमाटा द्वारा। इस पूरी प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। देखिए पांचवा सवाल है, स्थानांतरण क्या है, ये हमें बताना है। देखिए यहाँ पे स्थानांतरण की परिभाषा हम करेंगे, पौधे में जल, खनिज लवण और खाद्य पदार्थों के बहुत ऊंचाई तक संचालन यानी मूवमेंट को ही स्थानांतरण बोलते हैं। क्या समझ में आया। प्लांट में जल का हो, खनिज लवण का हो, खाद्य पदार्थ का हो, एक स्थान से काफ़ी ऊंचाई तक ले जाने की जो क्रिया होती है वो स्थानांतरण कही जाती है। अगला सवाल है 6 नंबर, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है। हमने अभी देखा स्थानांतरण की परिभाषा, जिसमें से खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किस रूप में होता है वो बताना है हमें। तो इसका आंसर हम करेंगे, पौधे में सुक्रोज के रूप में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। किस रूप में, सुक्रोज के रूप में होता है। देखिए अगला है 7 नंबर, खनिज लवणों का अवशोषण किस रूप में होता है। हमने अभी देखा खाद्य पदार्थ का, 7वां में खनिज लवणों का अवशोषण किस रूप में होता है। तो हम लिखेंगे, खनिज लवणों का अवशोषण आयन के रूप में होता है। 8वां सवाल है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्यों जरूरी होता है, वो हमें बताना है, क्यों आवश्यक है। देखिए इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, पौधे के प्रत्येक भाग को अपने पोषण और विकास के लिए निरंतर खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर यहाँ तक हो गया आवश्यकता होती है, फिर यहाँ से करेंगे, इसीलिए खाद्य पदार्थों को एक स्थान से उनका निर्माण होता है और दूसरे भाग जहाँ निर्माण नहीं होता स्थानांतरण जरूरी है, ताकि वो वृद्धि कर सके, ग्रो कर सके, डेवलप हो सके, प्लांट जीवित रह सके। इसी कारण समझ में आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए 9 नंबर सवाल है, रक्त के विभिन्न अवयवों के नाम लिखिए। जो रक्त में, ब्लड में शामिल होते हैं अवयव, बस नाम लिख देना है हमें। देखिए इसका आंसर हुआ, रक्त के घटक या इसे आप अवयव भी बोल सकते हैं। एक तरल संयोजी ऊतक है ब्लड, इसके अवयव हो गए हैं प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएँ, ठीक, जिसे आरबीसी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कोशिकाएं, और रक्त पट्टिकाणु फ्लैट्स, ये सभी क्या है, रक्त के अवयव है, भाग हैं। देखिए अगला सवाल है 10 नंबर, रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 प्रमुख अवयवों के नाम हमें लिखना है। देखिए इसका उत्तर हम लिखेंगे, इस तंत्र के 3 प्रमुख अवयव यानी रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 प्रमुख अवयव हो गए। पहला है रुधिर या रक्त हो गया, दूसरा हृदय हो गया, तीसरा है रुधिर या रक्त वाहिनियाँ। ये मिलकर क्या बनाती हैं, रक्त परिवहन या परिसंचरण तंत्र। बात समझ में आ गई, ये पूरा आपको लिख लेना है। देखिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11, रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो हमारा उत्तर होगा, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। 12 नंबर सवाल है, लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी का निर्माण शरीर में कहाँ होता है। देखिए आरबीसी में हेमोग्लोबिन के कारण ये लाल दिखाई पड़ते हैं और ये इनका निर्माण शरीर के अस्थि मज्जा में होता है। आपको लिखना है अस्थि मज्जा में होता है। 13 नंबर सवाल देखिए, मनुष्य में लाल और श्वेत कोशिकाओं
में से दूसरे की अपेक्षा बहुत कम होती है। कौन कम होती है, लाल कम होती है कि श्वेत कम होती है, वो बताना है हमें। देखिए इसका आंसर होगा श्वेत रक्त कोशिकाएं, इनकी संख्या कम होती है। इनकी संख्या लाल यानी आरबीसी की कोशिकाओं की संख्या से काफ़ी कम होती है डब्ल्यूबीसी की। ठीक है। 14 नंबर देखिए, रक्त लाल क्यों दिखते हैं? इसका कारण क्या है? रक्त में हेमोग्लोबिन पाया जाता है, इसी वजह से। 15 नंबर, मनुष्य के हृदय के चार कौन कौन से वेसम होते हैं? देखिए हमारा उत्तर होगा मनुष्य के हृदय के 4 वेसम होते हैं। आपको लिखना है दायां और बायां अलिद, या इसे आर्किल्स बोलते हैं। ठीक, ये 2 हो गए। दायां और बायां नीले, इसे वेंट्रिकल बोलते हैं। तो ये 2 और 2 मिलके हो गए 4। समझ में आ गया? आपका आंसर हो गया। देखिए 16 नंबर सवाल है, शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को, ध्यान देना है, अशुद्ध रक्त को हृदय से दाएं अलिद में ले जाने वाली रक्त वाहिनियों का नाम हमें लिखना है। देखिए शरीर में रक्त वाहिनियों में 2 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं धमनियाँ, ये शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को ले जाती हैं। ठीक, और दूसरी होती है शिराएँ, इनका काम है इनका काम है अशुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त, बिना ऑक्सीजन के रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाने का कार्य करती हैं। तो हमें शिराएँ में बताना है। तो हमारा उत्तर होगा दाएं अलिद में 2 अग्र महाशिराएँ, एक पार्श्व महाशिराएँ खुलती हैं जो शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त दाएं अलिद में लाती हैं। ठीक है, यह आपका आंसर हो गया। देखिए 17 नंबर सवाल है, हृदय के बाएं अलिद नीले छिद्र पर स्थित कपाट का हमें नाम लिखना है। तो हमारा उत्तर होगा, देखिए बाएं अलिद नीले छिद्र पर जो कपाट है उसे बोलते हैं द्विदली कपाट या न्यूट्रल कपाट, इसको बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये हो गया, ये खुलता है। ठीक, देखिए 18 नंबर सवाल क्या है, फेफड़े से शुद्ध रक्त को बाएं अलिद क्यों ले जाने वाली रक्त वाहिनियों के नाम हमें बताना है। शुद्ध रक्त, तो हमारा उत्तर देखिए ये होगा, फेफड़े से शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिराओं के द्वारा बाएं अलिद में पहुंचाया जाता है। ठीक है, क्या हो गया? फुफ्फुस शिराएँ। अगला सवाल है 19 नंबर, देखिए हृदय के वेसमों का संकुचन क्या कहलाता है? देखिए हृदय के वेसमों में बारी बारी से संकुचन होता है और थिथिलन होता है, सिकुड़ता है और फैलता है, लेकिन हमें बताना है संकुचन को। तो हृदय के वेसम के संकुचन को बोलते हैं सिस्टोल। आपका आंसर होगा सिस्टोल। ठीक है। देखिए 20 नंबर सवाल है, शरीर की ऐसी धमनी का नाम हमें लिखना है जिसमें ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होती है। देखिए धमनियों का काम है शुद्ध ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाहित करना, लेकिन इसमें एक उल्टा काम करती है। ठीक है, इसमें ये क्या करती है, अपवाद है कि फुफ्फुस धमनी भी है जो एक अशुद्ध ऑक्सीजनित रक्त को ये फेफड़े से हृदय की ओर ले जाती है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? फुफ्फुस धमनी। ठीक है, समझ में आ गया। अगला सवाल है 21 नंबर, देखिए शरीर की ऐसी शिरा का नाम हमें लिखना है जिसमें कि ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होती है। देखिए शिराएँ क्या करती हैं, शिराएँ में तो यहाँ पे अशुद्ध रक्त का होता है प्रवाह, लेकिन यहाँ पर भी अपवाद है एक, इसमें ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होती है, तो उसका नाम हमें बताना है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा फुफ्फुस शिराएँ अपवाद है, जो शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को फेफड़े से हृदय की ओर ले जाती है, फेफड़े से हृदय की ओर ले जाती है, तो फुफ्फुस शिराएँ आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल हमारा है 22 नंबर, विभिन्न शिराएँ आपस में जुड़कर किस रक्त वाहिनी का निर्माण करती हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए विभिन्न शिराएँ पुनः जुड़कर सिरिकाएँ बनाती है और विभिन्न सिरकाएँ आपस में जुड़कर शिरा बनाती हैं। तो हमें बताना है सवाल में, विभिन्न सिरकाएँ आपस में जुड़कर क्या बनाती हैं? शिरा बनाती है। आपका आंसर हो गया। देखिए 23 नंबर सवाल क्या है, एक ऐसे एक कोशिकीय पौधे का प्लांट का नाम हमें बताना है जिसमें परिवहन विसरण द्वारा होता है। देखिए इसका आंसर काफ़ी सरल है, हम लिखेंगे एक कोशिकीय पौधे क्लाइडोमोनास यूग्लिना। ठीक है, ये दोनों हो गए एक कोशिकीय पौधे जिसमें परिवहन जो है विसरण द्वारा होता है, और ये हो गए बहुकोशिकीय। तो हमें बताना एक कोशिकीय, आपको लिख लेना है क्लाइडोमोनास। ठीक है, या यूग्लिना। देखिए 24 नंबर सवाल है, पौधे में जल तथा खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण करने वाले ऊतकों को क्या कहते हैं?
तो इसको हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, संवहन ऊतक, संवहन ऊतक, संवहन ऊतक लिखेंगे। कोष्ठ में आपको लिख लेना है जाइलम और फ्लोएम। 25 नंबर, जल संवाहक ऊतक में पाए जाने वाले लंबे एवं बेलनाकार नलिकाएं क्या कहलाती हैं। देखिए जाइलम जो है एक जल संवाहक ऊतक है, इसमें लंबी और बेलनाकार जो नलिकाएं होती हैं उसको बोला जाता है वाहिकाएं और वाहिनिकाएं। आपका यही आंसर हो गया। 26 नंबर सवाल है, जाइलम तथा फ्लोएम में किसकी कोशिकाएं मृत होती हैं, मरी हुई होती हैं। तो यहाँ पे अंतर में आप नज़र डालेंगे तो जाइलम की कोशिकाएं मृत होती हैं जबकि फ्लोएम की जीवित होती हैं। तो हमारा आंसर हो गया जाइलम की होती हैं। 27 नंबर देखिए, जाइलम तथा फ्लोएम में कौन सा संवहन ऊतक खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। तो हमारा आंसर होगा, देखिए जाइलम तो जल का करता है और फ्लोएम खाद्य पदार्थों का करता है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा फ्लोएम, आपको लिख लेना है फ्लोएम। अगला है 28, पौधे में जल, खनिज लवण और खाद्य पदार्थों के पौधे के शीर्ष भाग तक पहुंचाने वाली क्रिया क्या कहलाती है। तो इसका उत्तर देखिए होगा, जल का भी खनिज लवण का भी शीर्ष तक पहुंचाने वाली जो व्यवस्था होती है उसे स्थानांतरण बोला जाता है। इस प्रक्रिया को स्थानांतरण हम बोलते हैं। देखिए अगला सवाल है 29, रक्त या रुधिर किस प्रकार का ऊतक है। हमने कई बार दफ़ा किया, तरल संयोजी ऊतक है। ये संयोजी ऊतक में आता है, तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, 30 नंबर देखिए सवाल क्या है, दायां तथा बायां अलिद एक दूसरे से किस रचना के द्वारा अलग होते हैं। देखिए यहाँ पे दायां और बायां अलिद जो है हृदय के अग्रभाग होते हैं, ये दोनों जो है विभाजिका या सेप्टम के द्वारा अलग होते हैं। और इस सेप्टम को आप बोल सकते हैं अंतरा अलिद भित्ति भी बोल सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये दो और ये दोनों और ये दोनों, तो इसी से तो दोनों अलग हो रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, अंतरा अलिद भित्ति या सेप्टम। ठीक है, आपका आंसर यही हो गया। 31 नंबर सवाल देखिए, उस शिरा का नाम बताएं जिसमें शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त प्रवाह होता है। तो हमारा आंसर होगा फुफ्फुस शिराएं, जो अपवाद हैं शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को फेफड़े से हृदय की ओर ले जाने का कार्य करती हैं फुफ्फुस शिराएं। देखिए 32 नंबर सवाल क्या है, वैसा रक्त प्लाज्मा जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक है, आरबीसी नहीं पाई जाती, क्या कहलाती हैं। देखिए हमारा उत्तर होगा लसिका या लिम्फ। ठीक है, लिम्फ में आरबीसी नहीं पाए जाते। आपका आंसर हो गया ऊतक द्रव लसिका या लिम्फ। देखिए 33 नंबर, रक्त का संचार ज़्यादा दबाव में किस में होता है, धमनी में या शिरा में। तो हमारा आंसर होगा अपेक्षा धमनियों में, यानी शिरा की अपेक्षा धमनियों में रक्त का दबाव ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, धमनियों में। देखिए आखिरी सवाल है 34, रक्तचाप की माप, ब्लड प्रेशर की माप किस उपकरण से ली जाती है। तो इसके दो उपकरण हो गए, पहला हो गया स्फिगोमैनोमीटर और दूसरा होगा स्टेथोस्कोप। ठीक है, जिससे कि सहायता से रक्तचाप की माप की जाती है। धन्यवाद।